आपका ताल्लुक उस खानदान से है जिसका दबदबा जम्मू कश्मीर में रह चुका है, तो क्यों अपनी पार्टी और पीडीपी को क्यों खैराबाद? नहीं, देखिए इसके काफ़ी वजूहत है। खैराबाद जो किया है इसके वजूहत काफ़ी है, आप भी जानते होंगे। जैसे हालात पिछले कुछ दहाइयों से जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है बिजबिहारा हमारी जागीर है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप इंक्लाइन कर सकते हो, नौजवानों तक पहुंच सकते हो, वो आपको तस्लीम करेंगे? क्या पैगाम रहेगा? बिजबिहारा जागीर नहीं है, बिजबिहारा के लोग गुलाम थोड़ी है कि किसी की जागीर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, मुफ्ती साहब ने कुछ काम किए थे यहाँ के लिए, उनको यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी लगाव। 10 महीने हो चुके हैं सरकार को, क्या आप जो मौजूदा एमएलए है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, उनके काम से सेटिस्फाई है? नहीं, ठीक है, 10 महीने तो हो गए, मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी, हमें और थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। क्योंकि बेसिकली आप देखें, जो अभी तक जो सिस्टम था काम करने का वो स्टेटहुड में था, वो स्टेटहुड में और यूटी में बहुत डिफरेंस। क्या आपको लग रहा है कि मुफ्ती साहब का विजन जो है अभी जिंदा है? नहीं, बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि उनका विजन अब कहीं नहीं है। उनका विजन जो है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका विजन तो उनके साथ ही चला। बताए तो बिजबिहारा में तो कमियाँ ही कमियाँ है, कुछ अच्छा तो दिखने को मिल नहीं रहा। हमारा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ केयर हमारा है, हमारे स्कूल्स है, जो मिडिल स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स है, हमारा दरिया झेलम देखे आप, उसकी क्या हालत हुई है, वो महज एक गंदी नाली बन के रह गई है। हमारा इतना बड़ा हॉर्टिकल्चर बेल्ट है दशनीपुरा का, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को 2-2 महीने के बाद अपने बागों में पानी मिलता है। हमारे पैडी फील्ड्स है, उनको पानी नहीं मिलता है, लिफ्ट इरिगेशन की ज़रूरत है। हमारे दशनीपुरा साइड के जो हमारे बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको हर दिन 24 मेरे हिसाब से 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके वो कॉलेज। सिलसिलेवार हम मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस सियासी शख्सियत को हमने मदऊ किया है, ये किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं जिनका वादी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में कहे सियासी तौर पर दबदबा रह चुका है। मेरी मुराद है सरवर मुफ्ती। ये मुफ्ती खानदान के सपूत है और हालिया दिनों इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। क्या मिशन और क्या विजन है इनके पास, उस हवाले से बात करें। सरवर साहब, पहले अपनी पार्टी के हवाले से बात करेंगे। किस मिशन और विजन के तहत आपने ज्वाइन किया? जो आप बात कर रहे हैं लीडर, फिलहाल मैं लीडर तो नहीं हूँ, एक आपकी तरह आम शहरी हूँ। लोगों का काम करना चाहता हूँ, जो लोगों की परेशानियां हैं दिन ब दिन जो उनको सामने आती है, उनका ज़ाला करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। अब जहाँ तक अपनी पार्टी की बात है, जो उनकी बात है, जो जब 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ का 370-35 से हटाया गया था, हमसे हमारा जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो इंडिया ने हमें, पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दी थी स्पेशल स्टेटस के रूप में, तो उस टाइम जब वो यहाँ से हटाया गया था, तो उस टाइम वाहिद एक पार्टी थी, अपनी पार्टी, अल्ताफ साहब और उनके साथ कुछ लोग जुड़े थे, जिन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। दिल्ली में गए, बात की, वहाँ ज़मीनों की बात की, यहाँ की नौकरियों की तहफ़्फ़ुज़ की बात की, ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। और सबसे पहले उन्होंने एक नारा दिया था स्टेटहुड का, कि अगर यहाँ से हमारा स्पेशल स्टेटस अगर ले लिया गया है, कम से कम ये स्टेट है जो हिंदुस्तान का ताज था, इसको अब यूटी ना बनाए, इसको हमें जो हमारा हक है स्टेटहुड का वो हमें वापस दे दो। तो ये काफ़ी चीज़ें थी ये मिला के जिसने मुझे इंक्लाइन किया अपनी पार्टी की तरफ, और मैंने उसको ज्वाइन किया। इब्तिदा में मैंने कहा कि आपका ताल्लुक उस खानदान से है जिसका दबदबा जम्मू कश्मीर में रह चुका है, तो क्यों अपनी पार्टी और पीडीपी को क्यों खैराबाद कहना पड़ा? नहीं, देखिए इसके काफ़ी वजूहत है। खैराबाद जो किया है इसके वजूहत काफ़ी है, आप भी जानते होंगे। जैसे हालात बने वो पिछले पिछले टाइम में, जो काफ़ी समय से जो हालात बने 370 को लेके, 35A को लेके, सरकार में भी जब थे उस टाइम भी काफ़ी नौकरियों का मसला लेके, बाकी चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें मिला के जो मतलब एक इंस्पिरेशन बनी कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें छोड़ के इससे आगे निकलना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। लोगों को परेशानियों का सामना है, काफ़ी काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ें मिला के मुझे वहाँ से फिर बाहर आना पड़ा। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, पीडीपी एनसी की बात करें, क्या आपको लग रहा है अपनी पार्टी में इससे कदरे मुख्तलिफ सियासत नजर आ रही? जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यहाँ की रही है, अगर हम उसकी बात करें तो 50-60 साल से यहाँ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रहा है, वो मिला क्या है हमें उससे?
अगर हम 50 साल पीछे वापस जाएंगे तो आप देखिए कि हमारे पास था क्या यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस टाइम अगर हम देखते हैं तो हम सब कुछ खो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज है अपने फायदे के लिए, कभी प्लेबसाइट का नारा लगा के उन्होंने वोट लिया, कभी फिर जब वो नारा खत्म हो गया प्लेबसाइट का, फिर उसके बाद ऑटोनॉमी का नारा लगा, फिर उसको चलाते गए, उसके नाम पर वोट लेते गए, लोगों के जज्बातों से खेलते रहे। जब ऑटोनॉमी का सिलसिला खत्म हो गया उसके बाद फिर रिसेंटली इलेक्शंस में देखें तो 370 और 35A का नारा लेके उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वो जहाँ तक उनकी बात थी वो कह रहे थे कि हमें स्टेट हुड की बात ही नहीं है, स्टेट हुड हमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने हमें कहा है कि हम आपको देंगे, हमें स्टेट हुड के लिए नहीं लड़ना है। अगर हमें लड़ना है तो 370 और 35A के लिए लड़ना है। लेकिन जब इलेक्शन हो गए, जब सरकार संभाली, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उसके बाद उनका बिल्कुल मुख्तलिफ रुख रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी 35A की बात ही नहीं हुई, 370 की बात नहीं हुई। फिर उसके बाद वो मिला जुला के स्टेट हुड पर वापस आ गए और इस टाइम वो स्टेट हुड के लिए बात करें, जबकि इलेक्शन से पहले उन्होंने 370 की बात की थी, उसी नारे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। वो सारा अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो अभी तक उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपने मजे के लिए उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर को आहिस्ता 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 करके उन्होंने बेच डाला सारा। जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनके उनके साथ, उनके जज्बातों के साथ हमेशा खेलते रहे। सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों के जज्बातों के साथ खेलते रहे अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के फायदे के लिए। बाकी आप देखिए, हमने तो 50 साल से हम खोते आ रहे हैं। अगर आप हमें बोलेंगे हमने पाया क्या 50 साल में, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने क्या पाया, हमने पाया कुछ नहीं। जो हमारे पास उल्टा था वो हम सब छीना गया हमसे। तो यही है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, लोगों ने देखी हुई है अभी तक 50-60 साल से कम लोगों को समझना चाहिए कि अगर 60 साल से हम जिनको चला रहे हैं, जिन जो दो ओरिजिनल पार्टीज यहाँ है, जो 60 साल से जो यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें दिया क्या और लिया क्या हमसे। तो ये सब चीज़ें देख के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर तीसरी कोई रीजनल पार्टी आई है तो देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है, उनको पता भी चलेगा ना फिर लोगों को। वैसे हमने 50 साल से तो हम आजमाते आ रहे हैं, तो लोगों को एक मौका तो देना चाहिए। मौजूदा सियासी मंजरनामे की अगर बात करें, नौजवान जो है तंग आ चुके हैं अब सियासतदानों से। तो आप, गहरा रिश्ता रह चुका है आपका बचपन से ही सियासत के साथ। मौजूदा वक्त में नौजवानों को क्या चीजें देनी चाहिए उनको एम्पावर करने के लिए? देखो, अब आप कह रहे हैं कि जवान तंग आ चुके हैं, ओबियसली तंग आएंगे। मतलब हर दिन झूठ, हर दिन बहाने, कुर्सी पर बैठ के हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं है। इसके लिए वोट थोड़ी, लोग इसके लिए वोट नहीं देते हैं। आप वोट लेके कुर्सी पर बैठ के फिर कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज नहीं चलेगा इसमें। लोगों के लिए काम करना, हमारे जो यूथ जो हमारा है, पढ़ा लिखा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, समझदार यूथ है, इनको काम करना चाहिए इनके वेलफेयर के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए, इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये एक्सक्यूजेज नहीं चलते हैं। फिर ये इलेक्शन से पहले अगर आप बड़े बड़े दावे आपके होते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे जी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री राशन देंगे, 12 गैस सिलेंडर्स देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन फिर जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो अपने वादे सारे भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, यूथ को काफ़ी इसके साथ तो ये है कि उनको करना चाहिए, यूथ के लिए काम करना चाहिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान है, PhD करके, इंजीनियरिंग करके है, तो क्या करेंगे, काम कोई उनके पास है ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो बेचारे रेड़े लगाते हैं, वही दिन में 400-500 जो कमाते हैं वही खाते हैं, उसमें फिर बच्चे की पढ़ाई कहाँ से होगी, उसमें ऊपर से आप देखिए बिजली का बिल, जो गरीब से गरीब घर होगा उसको भी बिजली का बिल 2000 से कम नहीं आता। तो बेचारे क्या करे, खाना खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, वो बिजली का बिल भरेगा, क्या करेगा वो। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, काफी सोचे हुए इंसान है, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो ये हमारा फ्यूचर है, जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर हमारा यूथ है। अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो इसका मतलब हम अपने जम्मू कश्मीर को अंधेरी की तरफ धकेल रहे हैं। तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए था, कैसे करना है, क्या करना है। और चूंकि बिजबिहारा से आपका ताल्लुक है, बिजबिहारा की बात करेंगे, किन चीजों की कमी आपको महसूस हो रही है बिजबिहारा? देखिए, अगर सच्चाई बताए तो बिजबिहारा में तो कमियां ही कमियां है, कुछ अच्छा तो दिखने को मिल नहीं रहा। हमारा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ केयर हमारा है, हमारे स्कूल्स है, जो मिडिल स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स है, हमारा दरिया झेलम देखिए आप, उसकी क्या हालत हुई है, वो महज एक गंदी नाली बन के रह गई है। हमारा इतना बड़ा हॉर्टिकल्चर बेल्ट है दशनीपुरा का, उसमें फैसिलिटीज नहीं है, लोगों को 2-2 महीने के बाद अपने बागों में पानी मिलता है। हमारे पैडी फील्ड्स है, उनको पानी नहीं मिलता है, लिफ्ट इरिगेशन की ज़रूरत है। हमारे दशनीपुरा साइड के जो हमारे बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको हर दिन 24, मेरे हिसाब से 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके वो कॉलेज पहुँचते हैं।
तो काम कर हमारे यहाँ मतलब ये दशनीपुरा जो फ्रूट बेल्ट है वहाँ फ्रूट मंडी होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए था। इतना बड़ा हमारा फ्रूट बेल्ट है, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए था। 2003-4 में यहाँ 3 ITI सैंक्शन हुए थे। एक सीर के लिए हुआ था, एक बिजबिहारा के लिए, एक पांपोर के लिए। सीर का आप देखें वो 15 साल से फंक्शनल है, पांपोर का 15 साल से फंक्शनल है। हमारे बिजबिहारा का उसका कहीं अता पता नहीं है, वो फाइल ही गायब होगी। तो हमारे हॉस्पिटल को आप देखें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है लेकिन PHC का काम करता है। यहाँ हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, USGs नहीं है, डॉपलर USG नहीं है, CT स्कैन नहीं है। पेशेंट आता है, डॉक्टर बेचारा मजबूर होकर उसको रेफर कर देता है। तो ये हमारी हालत है यहाँ की बिजबिहारा की। काम करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे रोड देखे, पिछले 50 साल से हमारा ये रोड है बिल्कुल ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ। ट्रैफिक जाम 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगे रहते हैं यहाँ पर। तो करने को तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं। हमारा जो पूरा ड्रेनेज है पूरा दरिया झेलम में जाता है। इतनी जिस दरिया झेलम का हम पानी पीते थे कुछ साल पहले, आज वो महज एक ड्रेन बन के रह गई। करने बहुत सारे काम यहाँ पर है। तो सरकार को चाहिए कि हमारे MLA साहब भी है, इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, सरकार भी उनकी है, चीफ मिनिस्टर भी उनका है। उनको चाहिए यहाँ पर बहुत सारे काम करने को है, वो देखे हर जगह। 10 महीने हो चुके हैं सरकार को, क्या आप जो मौजूदा MLA है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी उनके काम से सेटिस्फाई है? नहीं ठीक है, 10 महीने तो हो गए, मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। हमें और थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप देखें जो अभी तक जो सिस्टम था काम करने का वो स्टेटहुड में था। उस स्टेटहुड में और UT में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो थोड़ा उनको चीज़ें समझने में भी मुझे लगता है कि उनको चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। तो हमें टाइम देना चाहिए, हमें इतना हार्श भी नहीं होना चाहिए कि 8 महीने हो गए चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, MLA ने कुछ नहीं किया। हमें सिस्टम दूसरा है, इनको इस सिस्टम को समझने में उनको टाइम लगेगा, तो हमें उनको टाइम देना चाहिए। अभी काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी है कि अगर हम उनका तनकीद करेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें हर जगह जाना चाहिए, लोगों में आना चाहिए, लोगों की जो मुश्किलातें हैं सुननी चाहिए, उनका अजाला करना चाहिए। तो अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि हम कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हम बात करें पिछले कुछ दहाइयों से जो है PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है बिजबिहारा हमारी जागीर है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप इंक्लाइन कर सकते हो, नौजवानों तक पहुंच सकते हो, वो आपको तस्लीम करेंगे? क्या पैगाम रहेगा यूथ के? नहीं, बिजबिहारा जागीर नहीं है। बिजबिहारा के लोग गुलाम थोड़ी है कि किसी की जागीर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, मुफ्ती साहब ने कुछ काम किए थे यहाँ के लिए, उनको यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी लगाव भी था, वो यहाँ के रहने वाले थे, उनको यहाँ के लोगों के साथ लगाव भी काफ़ी था, उन्होंने यहाँ कुछ काम भी काफ़ी किए हुए हैं। तो जागीर कहना सही नहीं होगा। लोगों को उनके साथ बड़ी हमदर्दी थी, दिल्ली हमदर्दी थी, उनसे मोहब्बत भी करते थे लोग। लेकिन जागीर नहीं कह सकते हम उनको भी। हमें देखना है जहाँ कमियां है, हमें एज ए अपोजिशन हमें भी उसके लिए काम करना चाहिए। लोगों को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ हमें उनके बात करनी चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनसे मिलजुल के जो भी उनकी परेशानियां, जो भी उनके मसले हैं, हमें उनका हल निकालना चाहिए। सरवर साहब, आखिर पर जानने की कोशिश करेंगे चूंकि आपने अपनी पार्टी में शमूलियत की, क्या आपको लग रहा है कि मुफ्ती साहब का विजन जो है अभी जिंदा है? नहीं, बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि उनका विजन अब कहीं नहीं है। उनका विजन जो है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका विजन तो उनके साथ ही चला गया। तो उनका विजन जो था, उनका जो सियासी जो उनका सफ़र रहा है वो बिल्कुल अलग था। जो अभी का हिसाब है वो बिल्कुल अलग है। तो वो विजन वो अपने साथ ही लेके चले गए हैं। तो उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता उसको। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सियासी शख्सियत सरवर मुफ्ती साहब, जिन्होंने हालिया दिनों PDP को खैराबाद कहने के बाद अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनका मानना है कि जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का विजन था वो अब नजर नहीं आ रहा है पार्टी में। शायद जिस दिन मरहूम ने वफात पाया है तो वो विजन भी उसी दिन खत्म हो चुका है। फिलहाल देखते रहे JK न्यूज़ पॉइंट।